हाँ जी, तो डेवलपमेंट में आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ सिंपल टॉपिक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, सबने भी बता दी होंगी यार आज। बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर? प्रोटॉन्स के, ठीक है। और एक के और बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स के कब बराबर होगा, हमेशा या कुछ कंडीशन है? स्टेबल फॉर्म में होगा जब वो न्यूट्रल फॉर्म में हो, है ना। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? प्लस करते हैं वो होता है हमारा मास नंबर, ठीक है। अब बताओ आइसोटोप क्या होते हैं, है ना। एनसीईआरटी में आइसोटोप लिखे हुए हैं हाइड्रोजन के 3। बोलो क्या क्या लिखे हुए हैं? एक तो लिखा हुआ है 1H1, एक लिखा हुआ है 1H2, एक लिखा हुआ है 1H3। इसको, इसका नाम है प्रोटियम और इसका नाम है ड्यूट्रियम। इसका नाम क्योंकि ड्यूट्रियम है, एनसीईआरटी में इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया होगा 1D2 करके ब्रैकेट में लिखा है। और इसका नाम क्या है? ट्राइटियम, तो इसमें टी लिखा होगा 1T3, है तीनों यही। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। ये एटॉमिक नंबर, ये आइसोटोप है। आइसोबार क्या होते हैं? ठीक है, चलो। तो यानी कि ये हमने कर लिए हैं, तो अब सर ने ही बता दिए हैं, तो हम इन पर कुछ क्वेश्चन कर देंगे, फिर आगे वाले टॉपिक में बढ़ेंगे। आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, ये तो हमने कर लिए थे। ये सब हो चुका है हमारा, डिस्कवरी हो चुकी है, रेडियो एक्टिविटी। ये वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे। कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये तो सर्वे भी कराए होंगे, तो मैं ये ना करा के बहुत ठीक। देखो ये आपकी चैप्टर के 2.3 क्वेश्चन हो जाएगा। 2.4 ये भी बहुत सिंपल है, ये भी हो जाएगा। आपको यहाँ से करना है, ये भी आसानी भी हो जाएगा, यहाँ से करो 2.42 से। चलो पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊँ। नोटबुक में क्वेश्चन नंबर डाल लेना अपना 2.42। चाहो तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, वैसे आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो पहले अब आप ट्राई करेंगे क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 42। एक्सरसाइज का 42 क्वेश्चन है। नोट्स में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख ले, क्वेश्चन नंबर 2.42, और सॉल्यूशन करें। पहले आप ट्राई करें, फिर मैं करता हूं। चलो बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करने में, नीट के लिए एक एक क्वेश्चन करना आपको एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी का 2.42। पहले खुद आप ट्राई करें, फिर मैं करूं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है वैसे? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत नया क्वेश्चन है या सर कुछ ही नहीं समझ में? लैंग्वेज समझ में आ रही है क्वेश्चन की? करो तो फिर।
जी मैं करूँ क्या? आप इसको नहीं हो रहा या कर रहे हैं ट्राई? कर लो, पहले ट्राई कर लो फिर मैं कर दूंगा। हाँ जी नहीं हुआ, प्रोटॉन पॉइंट्स मारे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 है। मास नंबर कितना है? 81 contains 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the atomic symbol. Atomic symbol इसको assign कर दो, ठीक है। तो हम मानते हैं कि एक सिंबल A मान लिया हमने। बोलो मास नंबर कितना दे रखा है? 81। और एटॉमिक नंबर हम कुछ x मान लेते हैं। चलो एटॉमिक नंबर हमने क्या मान लिया? x। एक तो न्यूट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और एक प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों निकाल लेते हैं। यहां से बताओगे प्रोटॉन कितने होंगे सिंबल को देखकर? प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? x के बराबर। और न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे? न्यूट्रॉन बता सकते हो? 81 माइनस x। मास नंबर माइनस प्रोटॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समेशन होता है मास नंबर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में न्यूट्रॉन 37.1% ज्यादा है। मतलब न्यूट्रॉन किसकी बात कर रहा है? 81 1 माइनस x ज्यादा है किससे? प्रोटॉन x से। कितना ज्यादा है? उसका 31.7% ज्यादा है। मतलब 31.7 डिवाइड बाय 100 कितने ज्यादा है? ये रहे न्यूट्रॉन किससे ज्यादा हैं? प्रोटॉन से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? इतने ज्यादा हैं। बराबर ही। अगर ये ज्यादा है ना तो समीशन तो मुझे इधर ही करना पड़ेगा ना। बताओ भाई। भैया मैं आपसे बोलूं कि 10 जो है वो 8 से ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है, तो 2 यूनिट 10 के पास लगाऊं 8 के पास लगाऊं? 8 के पास ही तो लगेगी। भैया मैं कहूं 10 8 से 2 यूनिट ज्यादा है तो 2 यूनिट इधर ही तो लिखोगे। तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो इधर ही तो ऐड होगा। समझ गए बात? अब इक्वेशन हमारी बन चुकी है। यहां से आपको x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालो। 81 माइनस x, यहाँ x कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस 0.317। 81 माइनस x, x इंटू 1.317 है ना,
तो ये आ जाएगा 81x, इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंचने पर ये बन जाएगा 2.317x, और x आ जाएगा हमारा 81 अपॉन 2.31। सॉल्व करके देखना क्या ये 35 आ रहा, 81 अपॉन 2.317 जो है क्या ये 35 के अप्रोक्स आ रहा। अब ये डिवाइड करके चेक करो आप, तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया 35। अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 35 किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, तो सिंबल क्या बना 3581। लो भैया सिंबल तैयार। धीरे धीरे आपके याद होंगे एटॉमिक नंबर वगैरह। तो 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है, हो गया सिंबल हमारा तैयार। तो हमें 35 की वैल्यू निकालनी थी, ये इक्वेशन बनानी थी। जिसने ये इक्वेशन बना ली होगी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट में एज इट इज पूछ जा सकता है, नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी के बिल्कुल एज इट इज उत्तर। इसलिए एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करना है हमें, एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी। करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना, बिल्कुल इसी के जैसा दूंगा, बिल्कुल इसी के जैसा, तो वो करके बताना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, नेक्स्ट करके बताओगे, चलो देखते हैं। इसी के जैसा, इसी का छोटा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एनसीईआरटी का ही है 2.43।
पाओ जी, क्लोरीन, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना आया? एटॉमिक नंबर है 17, 17 आएगा ना। क्लोरीन अगर हुआ तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 17। और -20 पे लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करो, एक सिंबल मानो, आप सिंबल मानो अगेन ए। मास नंबर कितना है इसका? 37। नेगेटिव चार्ज कितना है? -1। और इसका एटॉमिक नंबर क्या मान लो? एक्स। किस किस के बारे में जानकारी है? न्यूट्रॉन्स के और इलेक्ट्रॉन्स के। इसमें पहले न्यूट्रॉन्स बताओ कितने होंगे? 37 माइनस एक्स, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे? एक्स होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स। एक्स एक बाहर से ऐड हुआ है ना, तो जो पहले थे उसमें कितना हो गया है? +1। एक बाहर से ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, एक्स +1 हो जाएंगे। अब उसने क्या बोला है? इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो न्यूट्रॉन है 37 माइनस एक्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है x+1 इससे ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? इससे 11.1% ज्यादा है। ये रहा, बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करो इसको, x+1 कॉमन ले लो यहां से। यहां क्या बचा? 1 + 0.111 37.x, x+1, ये कितना आएगा? 1.111। सॉल्व करो इसको। 37 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.11x प्लस 1.111। इसको इधर ले जाओ। 37 माइनस 1.111 इज इक्वल टू 1.111x माइनस x, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहां से आपकी x की वैल्यू देखना 17 के अप्रोक्स आएगी। तो सिंबल क्या हो जाएगा हमारा? बताओ। कंप्लीट सिंबल क्या बना? 17 क्लोरीन 37 -1, ये बना भैया कंप्लीट सिंबल हमारा। ये है कंप्लीट सिंबल। आंसर आ गया इसका जी। ये है एनसीईआरटी का 2.43। नेक्स्ट करें। एक क्वेश्चन और बचा है इसी के जैसा, उसे करके बताओ ना भाई, अब सबको करना चाहिए। ओम कहाँ है? ओम आज एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट करके बताओ भाई। अब नेक्स्ट एक एक स्टूडेंट को कर देना चाहिए क्योंकि अब तीसरा क्वेश्चन है उसी के जैसा, और ये है एनसीईआरटी का 2.44। करो उसको सॉल्व।
कह रहा है कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन पहले ही ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना ज्यादा है 30.4%, उसको अपना कर दो 30.4, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करना बचा है 1 पॉइंट, यह आ जाएगा 304, 56 पॉइंट माइनस एक्स 1.304 x माइनस 3 इंटू 1.304, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर अप्रोक्स 26। तो बोलो 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आयरन का। सिंबल क्या बना हमारा, सिंबल बना 26 Fe 56 और चार्ज कितना +3, ये बन गया भैया सिंबल। ठीक है, चलो तो कल हमने पढ़ा था डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। एक बार स्टार्टिंग से मैं पूरी कहानी सुनाना चाहता हूं, फिर ताकि वो जुड़ जाएगी आगे। हाँ बोलो बोलो। तुम्हारे तरीके से आंसर सही आएगा, उसमें तुम्हें क्या नहीं पता, सिंबल यार धीरे धीरे याद हो जाएंगे तुम्हारे। पीरियोडिक टेबल चैप्टर अभी तुम्हारा स्टार्ट होगा, सर स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे याद करा देंगे, वो धीरे धीरे याद होंगे भी, है ना। अभी आए हो ना 10 से, तो अभी धीरे धीरे याद हो जाए, पूरी पीरियड टेबल याद करा देंगे, याद हो जाएगी पूरी पीरियड टेबल धीरे धीरे। चलो तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, पहले एक बार वो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ताकि इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े। अभी तक सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी जो मैटर होता है बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट था हमारा कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एटम सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। फोर्थ पॉइंट था हमारा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम रीऑर्गेनाइज होते हैं, रीअरेंज होते हैं, एक जगह से हटते हैं, दूसरी जगह जाकर जुड़ जाते हैं और हमारा कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारी कैथोड रे ट्यूब है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन मिलाकर जो रेस बनती है उसको बोलते हैं कैथोड रेज, कैथोड से एनोड की तरफ चलती है इसलिए इसका नाम है कैथोड रेज। तो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, सीधी चलती है, माइनस चार्ज है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मास वाला पार्टिकल है और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ठीक, एनोड रेज में भी सारी प्रॉपर्टीज इस तरीके से पढ़ी। फिर पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एनोड रेज में ही हमने प्रोटॉन भी पढ़ा है, क्योंकि प्रोटॉन से ही मिलकर क्या बना है, एनोड रेज। बताओ प्रोटॉन किस गैस के भरने पर मिलता है, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, हीलियम के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जब आप भरोगे तब जाके आपको H+ आयन मिलेगा, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पढ़ा था, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग अगर करा दी जाए बेरिलियम की शीट पर तो कार्बन के एटम्स बन जाते हैं और एक अननोन पार्टिकल मिलता है जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन इसलिए बोलते हैं कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। डिस्कवरी वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, वो बच्चों वाले 9-10, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बड़ा डिस्कवर एक टेबल बनाई थी, फिर इसके बाद कि तीनों पार्टिकल का मास कितना है, तीनों पार्टिकल पे चार्ज कितना है, तीनों पार्टिकल के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, और फिर एक पार्टिकल लिखा था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को लिखते हैं He+2 से, और अल्फा पार्टिकल जो होता है हमारा हीलियम एटम से बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद जब चारों पार्टिकल की डिस्कवरी हमने कर ली, टेबल बना ली, फिर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इसके बाद बताओ क्या पढ़ा है, एक्सरेज। बताओ एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, सुहानी बताओ किसने की थी, तुमने की थी, और किसने की थी, दिखाया तो था कल, रोंजन। किसने की थी, रोंजन। रोंजन ने डिस्कवरी की थी। एक्सरेज का नाम क्यों रखा है,
जब इन्होंने डिस्कवरी की थी तब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी उनको। तो जैसे मैथ्स में अज्यूम करते हैं ना, लेट अस अज्यूम x, तो उन्होंने भी कर दिया लेट अस अज्यूम x, उसका नाम x रख दिया, वो आज भी चला आ रहा है। तो उसको इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनकी याद बनी रहेगी, एक याद ताजा रहेगी कि जिसने इसकी डिस्कवरी की थी आज भी उसी के नाम पर इसका नाम रखा हुआ, याद के तौर पे छोड़ दिया, ठीक है। वरना एक्सरे की सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है, बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है, पेनिट्रेशन बहुत पावरफुल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डेविएट नहीं करती, सारी लिखा रखा है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी। बताओ रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? हेनरी बेकरल। फिर उसके बाद मेरी क्यूरी, पियरी क्यूरी ने इसमें काफी काम किया, इससे हम नहीं जानते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से कौन कौन सी रेज निकालते हैं? अल्फा रेज, बीटा रेज। अल्फा रेज किससे मिलकर बनी है? हीलियम एटम से। अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल He+2। और बीटा रेज किससे मिलकर बनी है? प्रोटॉन से मिलकर बनी है। अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनी है बीटा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल ही क्या है? प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन है ना। बीटा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही है, तभी तो प्लस प्लेट की तरफ होता है। गामा रेज किस पार्टिकल से मिलकर बनी है? गामा रेज किसी भी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनती, गामा रेज प्योरली वेव है। कल एक वीडियो दिखाई थी तो उसमें गामा रेज से कोई पार्टिकल निकाला था, वेव चल रही थी, तो इसलिए तो दिखाई थी वीडियो। गामा रेज किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनती, गामा रेज ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है? कितने गुना है अल्फा के? बीटा की कितने गुना है? ठीक है, सारी चीजें मैं याद करा दूंगा डेली, बस थोड़ा सा घर पढ़ के आया करो। चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स जब दिए गए तो चार प्रॉब्लम हमारे सामने थी। एक तो एटम की स्टेबिलिटी, दूसरा अलग अलग एटम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती हैं, करो एक्सप्लेन। तीसरा एटम आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों बना लेते हैं, करो एक्सप्लेन। फोर्थ, हर एक एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों निकालता है अपने अंदर से और एब्जॉर्ब क्यों करता है। मैंने कल एक बात बोली थी, दुनिया की हर चीज 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर अपने अंदर से क्या निकालती है? रेडिएशन, और साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी करती है। इन चारों बातों को सॉल्व करने के लिए टाइम टाइम पर एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, जिसमें कि सबसे है जी सब की बात मैंने सब बोल दिया, सब मतलब सब। आप भी तो एटम से मिलकर बने, हम भी तो एटम से मिलकर बने, या नहीं हमारे अंदर एटम? हम भी एटम से मिलकर ही बने, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? एटॉमिक मॉडल की शुरुआत होती है। बताओ पहला मॉडल कौन सा है? जे जोसेफ। इसका एक नाम वाटरमेलन, तीसरा नाम प्लम पुडिंग। रेड पार्ट हमारा प्रोटॉन है, या रेड पार्ट को पॉजिटिव चार्ज बोला था उन्होंने। तब तक तो प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी जब जे थॉमसन मॉडल ले लिया था, तो वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बोल रहे थे उसको। जो सीड्स हैं वो क्या है? तो ये सिंपल है। इसको रिजेक्ट कर दिया था, किसने रिजेक्ट किया था इसको? कौन सा एक्सपेरिमेंट था? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल। क्या लिया था उसमें एक्सपेरिमेंट में? फॉइल किसकी ली थी? गोल्ड की ही। क्यों? एक तो इसकी मैल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और हाई एटॉमिक वेट भी है, ताकि रिपल्शन भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की ले लें तो क्या दिक्कत है? एटॉमिक वेट कम है, प्रोटॉन कम है, तो डिफ्लेक्शन भी कैसा होगा? कम। तो फिर क्या उनको ऑब्जर्व करना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? क्योंकि गोल्ड के केस में इतना कम डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। 3 ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं? कुछ अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं? 90 डिग्री से कम एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। 20,000 में से एक पार्टिकल क्या करता है? इसका मतलब अब इनके कंक्लूजन क्या थे? पहला कंक्लूजन, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है? खाली। खाली इन द सेंस इसमें कुछ मास नहीं है। दूसरा पॉइंट, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते हैं। ये क्या प्रूव करता है? पॉजिटिव चार्ज कैसा है? बहुत ज्यादा, बहुत कम?
पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, उसका वॉल्यूम बहुत कम। अगर कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा माना जाए या कम माना जाए? कम, तभी तो। और कम है, और कहां पर है वो? सरकमफ्रेंस पर है या सेंटर पर है? सेंटर पर है, और बहुत कम है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्लियर कट प्रूव कर देता, 20,000 में से एक का वापस आना इस बात का प्रूफ है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से एरिया में। कंपैरिजन बताया था, फुटबॉल ग्राउंड क्या है? न्यूक्लियस। एटम। फुटबॉल ग्राउंड में रखी फुटबॉल क्या है? डिफरेंस समझ में आ रहा है कितना है? बस इतना ही डिफरेंस होता है एटम का और उसके न्यूक्लियस। रेडियस का अप्रोक्सीमेशन कुछ बताया था, एटम की रेडियस अप्रोक्सीमेट किसके ऑर्डर में होती है? 10 टू द पावर -10 मीटर। न्यूक्लियस की किसमें होती है? 15 मीटर। इतना डिफरेंस होता है, 10 की पावर 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, किसके चक्कर काटते हैं? न्यूक्लियस। उन्होंने अपने मॉडल को किससे कंपैरिजन कराया था? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ किस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? उसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों बैलेंस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी जो है उसमें ऑर्बिट में घूमता रहेगा। फिर रदरफोर्ड के बाद रदरफोर्ड के फिर है लिमिटेशंस, है ना। रदरफोर्ड का पहला लिमिटेशन, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी? वीडियो नहीं दिखाई थी कल एक, वो एक्सेलरेट, कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो वो अपने अंदर से क्या निकालता है? एनर्जी निकालता है। किस फॉर्म में निकालता है? रेडिएशन के फॉर्म में निकालता है। उस रेडिएशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसकी एनर्जी लगातार घटती जाएगी, है ना। उसकी एनर्जी लगातार घटती जाएगी, और अगर लगातार एनर्जी घटती जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे न्यूक्लियस में जाकर क्या हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड से पूछा गया भैया ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं बता पाए। वो नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन क्यों एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, क्यों उसे नहीं गिर जाना चाहिए। तो इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद नया मॉडल दिया है बोहर ने, लेकिन बोहर ने बहुत चालाक आदमी था बोहर, उन्होंने क्या किया, थोड़ा वेट किया कि भाई कुछ थ्योरीज आने दो तब मैं मॉडल दूंगा। तो कुछ थ्योरीज आई, डेवलपमेंट हुए कुछ। क्या डेवलपमेंट हुए? दो डेवलपमेंट हुए। एक डेवलपमेंट हुआ है डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ईएमआर के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा है वेव नेचर और दूसरा चेहरा है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को सपोर्ट करने वाली कौन सी फेनोमेना है? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की मैं कुछ वीडियोस दिखा दूं, देख के पता चल जाएगा। इनको पढ़ना नहीं है, इन दोनों को, नेक्स्ट वाली को पढ़ना है। पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाली एक तो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमें पढ़ना है क्या होता है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हमें पढ़ना है क्या होता है। यहां तक हो गया था ना, इससे आगे भी हुआ था, यहां तक कर लिया। तो आज थोड़ा सा कुछ आगे कर लेते हैं। तो क्योंकि हाँ जी, उनको भी ले सकते हैं, उनको भी ले सकते हैं। उनमें फिर ये दिक्कत होगी, उनकी थीन शीट नहीं बन पाएगी, क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी क्या होती है? बहुत बढ़िया। तभी तो हम मिठाई स्वीट्स पे लगाकर गोल्ड को खाते हैं। बताओ भाई, भाई कभी आपने ऐसे देखा है कि सर हमने ऐसी बर्फी देखी इस पे लोहा बिछा रखा था, आयरन का वर्क लगा रखा था, सर हमने खूब खाया, खूब लोहा खाया। भाई दो चीज की वर्क मिलेंगे आपको, या तो सिल्वर का मिलता है या फिर गोल्ड का। ज्यादातर सिल्वर का देखने को मिलेगा आपको, गोल्ड का थोड़ा सा और कॉस्टली, है ना। चलो, या आपने आयरन वाला भी खाया है? खाया आयरन वाला, आयरन वाली मिठाई, आयरन की उस पर लेयर बिछी हुई है। समझो हमने तो क्या किया था, हमने तो एक बार ऐसी मिठाई बनाई थी, आयरन की जो चादर काट के मिठाई पे लगा दी थी और उसको खा गए थे। बेटा दांत बाहर आ जाएंगे सारे। चलो चलो, यहाँ तक हो गया था ना, यही था ना। टॉप हेड लिखे, हेडिंग आपके सामने है वेव। पहले वेव को समझेंगे, फिर समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर को क्या होता है। पहले वेव तो जान लें, वेव क्या चीज होती है। बताओ वेव क्या है, बताओ किस चीज को आप वेव बोलोगे? बताओ, ये जो सांप है उसी को वेव बोलते हैं। अब बताओ, ये तो है वेव।
वेव में क्या फर्क है जी? कुछ फर्क है, दोनों सेम ही है ना? बस वही चीज हम आगे पढ़ना है कि वेव को कैसे पहचाना जाता है। तो वेव में भी फर्क होता है, वेव भी बहुत तरीके की होती है ना? जैसे इन वेव में फर्क है वो आगे चल के पढ़ेंगे। जो वेव का टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बताओ? उनको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो वेव के लोवेस्ट पॉइंट्स होते हैं, या मतलब इसको पॉइंट्स को नहीं, ये जो बन रहा है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये जो बना है यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो वेव क्या है? वेव क्या है? एक तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मोड है, बस ये है, वो कुछ नहीं। मतलब वेव क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है ऐसे आगे की तरफ। आप एक यहां पर एक इससे एक रस्सी बांध दो ऐसे, और रस्सी को बांध के ऐसे करो ऊपर नीचे, तो क्या करेगी? वो वेव बन जाएगी और यहां ट्रांसफर होगी, और यहां पे जाके एक फोर्स लगेगा जब ये वेव यहां खत्म होगी। तो आपने क्या किया? ऐसे करके एनर्जी दी इसको रस्सी को, और वो धीरे कहां ट्रांसफर हो जाएगी? आगे जाएगी धीरे 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 धीरे, और जहां रस्सी बंधी हुई है यहां पे जाके वो टक्कर मारेगी उसी फोर्स से। तो उसने क्या किया? आपने एनर्जी यहां ट्रांसफर करी, पहुंच कहां गई? यहां पे पहुंच गई। ये किसके थ्रू पहुंची है? वेव के थ्रू पहुंची। आपने वेव क्रिएट की रस्सी में, तो उसने क्या किया? एनर्जी को लेकर आगे बढ़ा दिया, तो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो वेव क्या करती है? एनर्जी को आगे ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है। पानी लो, कभी नदी तालाब में पत्थर फेंका आपने? जैसे पत्थर फेंकते हैं तो क्या बनता है? वेव्स बनती दिखाई देती हैं इस तरीके से, चारों तरफ ऐसे चलती दिखाई देती हैं। तो क्या होगा? एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती आगे की तरफ, वो सारी वेव आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है आगे। तो वेव क्या है? एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का क्या है? एक मोड है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है वेव जो होती है हमारे। क्रेस्ट होते हैं और ट्रफ होते हैं, ठीक है। तो पहले वेव की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो। ये डायग्राम बना लेना क्रेस्ट और ट्रफ वाला, क्रेस्ट और ट्रफ। ऊपर वाला जो है वो क्रेस्ट, नीचे वाला जो है ट्रफ। लिखो, a wave is mode of a wave is mode of energy transfer. A wave is mode of energy transfer without transferring matter, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। अब आप मुझे बताओ, जब आप रस्सी को पकड़ के ऐसे झटका उसमें लगाते हो, क्या रस्सी के पार्टिकल भी आगे चलते हैं? रस्सी के पार्टिकल भी आगे चलते हैं, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में वेव आगे बढ़ती है? वेव आगे बढ़ती है। रस्सी के पार्टिकल बस ऐसे आएगी वेव, ऊपर होंगे, जैसे निकल जाएगी फिर नीचे आ जाएगा, वहीं के वहीं ऊपर ऐसे होते रहेंगे। जैसे कि वाटर है, आपने ये देखो, आपने इसमें वाटर में पत्थर फेंका, तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर उठेगा, जब वेव आगे पास हो जाएगी तो फिर नीचे आ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा आगे, ये रहेगा, बस वेव आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैटर का ट्रांसफर होता है जब वेव चलती है, होता है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा, लास्ट पॉइंट क्या लिखा? विदाउट मैटर। मैटर के नहीं होता तो फिर किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है। चलो अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। वेव की डेफिनेशन हो गई। अब वेव की डेफिनेशन करने के बाद ये तो पता लगा ले हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलो लिखो, हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। और पहली हेडिंग लिखना, ये ऊपर हेडिंग लिखना यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव।
पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, वेवलेंथ। अरे चलो यहीं से शुरू करेंगे वेवलेंथ, है ना। आज तो मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल कराए हैं, ज्यादा कुछ कराया नहीं, तो कल मतलब मंडे हम आगे करेंगे।